हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा स्ट्रेटजी पर होगा। जैसा कि मैंने बोला कि अब आपका एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, तो जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी में चेंज लाना है या इम्प्रूवमेंट करना है, वैसे ही 1-2 दिन में आपके इस पे वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है, आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? देखो, आज का टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। कितना भी पढ़ लो आप, लेकिन उस पढ़ाई से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं जो आपके आउटपुट को बेस्ट कर दें, वो आज के वीडियोज में हम एक एक उस पर चर्चा करेंगे। और ये चीज़ याद रखना, कोई भी टॉपर हो ये चीज़ नहीं बताता है डिटेल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ बताते हैं तो उनके एक्सपीरियंस थोड़े थोड़े होते हैं, किसी एक फील्ड में हो गए हैं वो बता दिए। ये अभी जो आपको मिलेगा वो ओवरऑल मिलेगा। ओवरऑल पैकेज अगर आपने ये अपना लिया तो कोई एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, उसके भी जो रिजल्ट होंगे या जो मार्क्स होंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा उसमें। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, इस पे बात करेंगे कि स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है। जब स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो 2 चीज़ों पे वर्क होगा, एक तो क्वालिटी रीडिंग पर, दूसरा दिनचर्या परिवर्तन पर। कि आपकी दिनचर्या एक ऐसी हो जो आप क्वालिटी रीडिंग करो उसे एब्जॉर्ब कर पाए, होल्ड कर पाए। ठीक है, सबसे पहले तो उसे एब्जॉर्ब कर पाए, दूसरा चीज़ लंबे टाइम तक होल्ड कर पाए। ये दिनचर्या आपकी डिसाइड करती है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हो तो वो क्वालिटी रीडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। फिर आगे देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं 26 टॉपिक्स, इसमें मोस्ट यील्डिंग मतलब जो ऐसे टॉपिक जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेज हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसमें आपको क्या करना है कि उन टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। ठीक है, फिर रॉन्ग और करेक्शन, जो आपके करेक्शन जिन क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड था उनके बारे में बात करेंगे। उन पे हमने बोला था जैसा कि एक डाउट सेशन क्लियरिंग वीडियो आएगा, तो वीडियो आपका कब आने वाला है, मेनली है वो 21 को आ जाएगा, दैट मीन्स कल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। स्कोर कभी भी किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो, चाहे प्री दे रहे हो चाहे मेंस, प्री में थोड़ा इजी हो जाता है। अगर स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो आपकी 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहली चीज़ जो रीडिंग हो वो क्वालिटी रीडिंग हो, और दूसरी चीज़ दिनचर्या जो हो आपकी इतनी बेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग कि एक तो आप क्वालिटी रीडिंग कर पाओगे इस दिनचर्या की वजह से, दूसरी चीज़ लॉन्ग टाइम तक रीडिंग कर पाओगे, ये भी दिनचर्या डिसाइड करती है। फिर इसको एब्जॉर्व और होल्ड करना, ये भी दिनचर्या आपकी डिसाइड करती है। तो क्वालिटी रीडिंग के लिए क्या करना है, 2 टाइप की रीडिंग होती है। एक जब आप सबसे पहली बार पढ़ते हो वो होती है फर्स्ट रीडिंग, और दूसरी होती है रिवीजन, जो सेकंड से लेके कई बार हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, जब भी आप अगर जीएस रिवॉल्यूशन से जुड़े हो, अगर हाल ही में जुड़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 2-4 दिन टाइम स्पेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से करना, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जो चीज़ें यहाँ बता दी जाएँ उसको फॉलो कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो अगर आप अभी भी, तो घबराना नहीं है। पहली चीज़, क्लास के वीडियोज देखो, जो रेगुलर क्लास के वीडियोज हैं वो 30 मिनट के आसपास का एक वीडियो है। 30 मिनट का अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 18 से 20 वीडियोज आप देख ले रहे हो क्लास के, तो एक दिन में इतना जा रहा है आपका स्कोप। दैट मीन्स 75 से 80% आप सिलेबस एक ही दिन में ख़त्म कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो क्लास के वीडियो देखो, पीडीएफ का प्रिंट अपने सामने रख के देखो, जो एकदम नए हैं उनके लिए। जो पुराने नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो एक बार फिर से क्लास वीडियोज देख लें। अगर समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट तो एक एक चीज़ सुने, और उनके पास या तो सेल्फ मेड नोट्स होंगे या प्रिंट होगा। जो अभी नए हैं वो सेल्फ मेड नोट्स ना बनाएं, टाइम मत खराब करें, पीडीएफ जो आपको मिल रही है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, पीडीएफ जो भी आपकी सारी पीडीएफ्स हैं वो आपको पेड ग्रुप में मिल ही जाएंगी। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे पेड ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, या इस वीडियो के बीच में एक बार हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, अब जब पहली बार रीडिंग कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, कुछ लोगों को आदत हो जाती है 1.25 की स्पीड में यूट्यूब पर या 1.5 की स्पीड में देखने की। इनको मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ, जब आप पहली बार रीडिंग कर रहे हो, चाहे आपने पहले कहीं से कुछ भी क्यों ना पढ़ा हो, पहली रीडिंग बहुत नॉर्मल स्पीड में होनी चाहिए। इतना पेशेंस अगर आप पढ़ाई में नहीं रख पा रहे हो तो समझ लेना कि बेकार है। फिर ये आदत बन जाती, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उनको 1.25 वो उनको लगता है जितनी बार वीडियो सुनो उतनी याद होगा। नहीं, एक ही बार सुनो, लेकिन ऐसा सुनो कि उसका 70 से 80% आपका एक ही बार में याद हो जाए। तो वो केवल नॉर्मल स्पीड में सुनो उसको ध्यान से फर्स्ट टाइम। हाँ, सेकंड रीडिंग करोगे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप वीडियो या क्लासेज देख रहे हो या रीडिंग कर रहे हो
तो उसको नॉइस लेस जगह पे बैठ के पढ़ें, ये ध्यान रखना। अगल बगल अगर नॉइस हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, खटपीट हो रही है, कोई हल्ला मचा रहा, बातें कर रहा है, वहाँ आपका फोकस उस लेवल का बन ही नहीं पाएगा। तभी देखते हैं कई बार स्टूडेंट्स कई बार वीडियो देख चुके हैं, लेकिन वीडियो के अंदर क्या क्या माइन्यूट चीज़ें बात हुई हैं उनको नहीं पता रहता। उसका मेन रीज़न ही है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही बार देख के एक एक छोटी छोटी चीज़ पता करके बता देते हैं कि सर ऐसा हुआ है। फिर ये वाला चीज़ कोई नहीं बताया होगा, इसको थोड़ा फॉलो करना। ये मैंने खुद पे बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जब आप एलईडी में पढ़ते हो या ये सब लाइट्स में पढ़ते हो, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। थोड़ा इसको ट्राई करना कि दिन में तो रोशनी आती ना, धूप में नहीं बैठना है, आपको रोशनी में बैठना है कि जहाँ सनलाइट पहुँचती हो, आपको एलईडी वगैरह एक भी ना जलानी पड़े, इतनी पर्याप्त रोशनी पहुँचती हो कि आप नेचुरल लाइट में बैठ के पढ़ पाओ। वैसे बैठ के पढ़ना 2-3 घंटे, फिर उसका एक्सपीरियंस करना कि क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट निकला, ज़्यादा आउटपुट निकला उससे कि नहीं। ये मैंने बहुत ज़्यादा खुद पे प्रयास किया है। कई बार क्या होता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है, नेचुरल लाइट में बैठते हैं, पढ़ने में मन भी लगने लगता है, फोकस नहीं हो रहा होता, फोकस अपने आप हो जाता है। और जैसे ही आप 30 मिनट से ज़्यादा बैठते हो, 30 मिनट से ज़्यादा होता है आपका, आपकी पढ़ने की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि नेचुरल लाइट में एक चीज़ देखना, जब आप डिम लाइट में होते हो या ये वाली कृत्रिम लाइट में होते हो, तो आपकी चीज़ें कनेक्ट करने की क्षमता जो होती है सीमित होती है। जो पढ़ रहे होते हो वहीं पे ध्यान लगा होता है। लेकिन जब आप नेचुरल लाइट में होते हो तो उस पढ़ने से रिलेटेड पिछले टॉपिक्स में जहाँ जो कुछ हुआ, उस टॉपिक की कहीं पे भी चर्चा हुई, आप तुरंत रिलेट कर जाते हो, याद आ जाती हैं। और जैसे चीज़ों को लिंकअप करते हो, आपके लॉन्ग टर्म के लिए वो मेमोरी में जाता है, वो पुराना रिवाइज भी हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा वो करना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिसको मिले वो आगे कंटिन्यू रखना। कुछ लोगों की आदत होती है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप अपना जो है वो करके देखना। ये तो सजेशंस हैं कि इसको 1-2 बार करके देखो, 1-2 दिन, अगर इम्प्रूवमेंट दिखे तो आप उसको अपना लो, नहीं तो जो कर रहे हो वही करो। रीडिंग के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि कोई आ जाता है जैसे बुलाने, ये काम कर दो, आपने 30 मिनट 40 मिनट पढ़ा, कोई बुला के ले गया, काम करने लगे, आप सोचते हो कि ये हमने पढ़ तो लिया था, नहीं, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ लिया था। जैसे ही पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान हटता है, चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें, उसका मैक्सिमम पोर्शन आपका चला जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन ना हो। आफ्टर 1 आवर, जैसे ही आपने 1 घंटे की रीडिंग कर ली, ये सारी बातें हो रही क्वालिटी रीडिंग पे, ये ध्यान रखना। जैसे ही आपने 1 घंटे की रीडिंग कर ली, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में ये नहीं कि मोबाइल उठा के आपने न्यूज़ देखने लगे, वीडियो देखने, वो सब बेकार हो जाएगा। इस ब्रेक का मतलब है शांत, एकदम शांत होके कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ना करो, बस किताब बंद कर दो, पानी चाय कॉफ़ी पीना वो पी सकते हो, साथ में रिकॉल करने की कोशिश करो जो आपने पढ़ा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि जो आपने पढ़ा है 1 घंटे में, उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे 5 से 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें रिकॉल हो गई। अगर आपने सही से पढ़ा, सब माइंड में आ गया, एक एक टॉपिक वाइज। जैसे अभी हमने जिस चीज़ पे बात की ना, तो जैसे राष्ट्रीय वन नीति पढ़ी तो तुरंत आ जाएगा राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ, पहले वन अध्यक्ष कौन थे, कैसे किया, पहली वन नीति के क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे, द्वितीय, ये सब रिकॉल आप कर जाओगे जो आपने पढ़ा है। इसके बाद फिर आप पढ़ने बैठो, सेम चीज़ दोहराते रहो, और डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है। चाहे आप एकदम न्यू क्यों ना हो, जिन्होंने आज ही क्लास क्यों ना ज्वाइन की, वो इसको फॉलो कर लो, और नेक्स्ट 10 डेज में आप देखना कि आप बहुत आगे चले गए। ठीक है, टॉप तो नहीं करोगे जब अभी स्टार्ट की, लेकिन इतना हो सकता है कि आप सिलेक्शन लायक मार्क्स ले आओ। ठीक है, और सिलेक्शन ही होना चाहिए। ब्रेक के टाइम में स्टडी, ठीक है, ब्रेक के टाइम में जो आपने स्टडी की वही लिखा है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, जो 10 मिनट का आप ब्रेक लोगे। फिर पहली रीडिंग वैसे ही करके हर 1 घंटे पे थोड़ा ब्रेक ले लेके आप कर सकते हो। सेकंड रीडिंग जब करते हो आप, उसको बोलते हैं रिवीजन। तो सेकंड रीडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, आप जो PDF के प्रिंट आउट हैं उससे करो। फिर आपको मोबाइल पे नहीं जाना है। वर्चुअल रीडिंग अलग चीज़ होती है, जब आप हार्ड कॉपी से पढ़ते हो तो अलग होता है आपका सिस्टम। तो अगर या तो आपने नोट्स बना लिए हैं अब तक जिन्होंने, वो अपने सेल्फ मेड नोट्स से, या जिन्होंने नहीं बनाया वो PDF का प्रिंट आउट निकलवा। इस पैसे को मत देखो, ये जो खर्च आपका हो रहा है, जो लोग सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं वो 100 200 रुपये सोच के बैठे हैं। उनको सिंपल कैलकुलेशन सोचो कि आप अगर मंथली, 1 मंथ आपका नहीं हुआ है कोई एग्जाम के लिए, और 1 मंथ लेट हो गए, तो कोई भी आदमी घर पे क्यों ना रह रहा हो, तब भी उसका मंथली खर्चा 2 से 3 हज़ार रुपये है। इतना मैक्सिमम घर पे हो, जो बाहर रह रहा है उसका 5 से 10 हज़ार रुपये। ऐसे करके आप 1 साल लेट होते हो किसी एग्जाम के लिए, एज आपकी अलग लेट होती है। और अगर आप ये खर्चा बचाना की कोशिश करोगे कि 500 रुपये यहाँ बच जाएंगे और हम जैसे तैसे करके कर लेंगे, तो आप खुद सीरियस ही नहीं हो, खुद को आपको भरोसा ही नहीं है कि आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हो, इसलिए आप खर्चे बचा रहे हो।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में आए थे शुरुआत में, तो हमसे 2 साल पहले से थे, और वो ऐसे रहते थे कि जो उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें ना वो भी यूज़ नहीं, ऐसा नहीं कि वो फैमिली से कोई कमज़ोर बैकग्राउंड। एक व्यक्ति था, उसके डैडी आईबी में थे, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और 2 साल से ऑलरेडी पढ़ रहा था, एक बार कोचिंग कर चुका था, दूसरी बार विजन में कर रहा था वो व्यक्ति कोचिंग हमारे साथ। दिखाने की इतनी वो थी कि टीचर पढ़ा ना पाए पहले ही सब्जेक्ट बोलने लगता था, टीचर को टोकता था। लेकिन फाइनली आप बताएं, वो बीपीएससी देते हैं सिर्फ, उनका अब तक एक बार प्री नहीं निकला। ईबीसी में आते हैं, उनको लगता है कि ईबीसी में आते हैं तो कम कट ऑफ भी जाता है, और प्लस बस एक बार निकले तो हम मेंस की तैयारी करके बैठे हैं। ये है क्योंकि जब आप मेन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करोगे, जो मूलभूत चीज़ें हैं, तो आप सिर्फ खर्चा बचाते रहोगे और सालें आप बढ़ाते रहोगे। इसलिए कोशिश ये करो, खर्च एक बार में, पढ़ाई में जो आपका खर्च हो ना वो होने दो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो कम से कम महीने में सारी चीज़ें समेट के और आप वहाँ पे ख़त्म करके तुरंत सिलेक्शन लो, ठीक है। तो रिटन नोट से करें, नेचुरल लाइट और नॉइस फ्री, यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई होती है। स्पीड अपने आप ज़्यादा रहेगी जब आप रिवीजन कर रहे होगे। पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग अगर आपने बहुत अच्छे से की है जैसे मैंने बताया, तो सेकंड रीडिंग में आपकी आधे से भी कम टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना, आधे से कम टाइम। मैंने तो बोला मुझे 3 आवर्स की अगर मेरी फर्स्ट रीडिंग हो गई तो सेकंड रीडिंग मुश्किल से 40 से 45 मिनट में टॉप क्लास हो जाती है, 1/3 से भी कम टाइम हो जाता है, ठीक है। और थर्ड रीडिंग आपकी 20 मिनट में सिमट जाती है। तो स्पीड अपने आप आपकी ज़्यादा रहेगी, पेशेंस के साथ बस आप ये चीज़ करें। ये तो हो गई रीडिंग, क्वालिटी रीडिंग कैसे करें। दूसरा होता है दिनचर्या में कुछ परिवर्तन। अब क्वालिटी रीडिंग करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म बैठना है, पहली चीज़ लॉन्ग टर्म बैठना है, फोकस आपका बना रहना चाहिए, बोर ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आप जो पढ़ रहे हो उसको एब्जॉर्ब भी कर पा रहे हो कि बस पढ़ते जा रहे हो। चौथी चीज़, लंबे टाइम तक आपको होल्ड भी करना है ये चीज़, क्योंकि एग्जाम में काम आनी चाहिए। ये 4 चीज़ें करने के लिए आपकी दिनचर्या में कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो। ये चेंजेस नहीं किए तो जो आप करते आ रहे हो वहीं रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज़ कि अगर किसी का फोकस नहीं बन रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको कि अवसाद, जब हम जिंदगी जी रहे होते हैं नॉर्मल, 3-4 दिन भी अगर हमने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की तो हमारे माइंड में अवसाद आ जाते हैं। इधर उधर की इतनी बातें सुने होते हैं कि माइंड की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, तो वो एक जगह फोकस नहीं कर पाता। इन सब चीज़ के लिए बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ, कि आपको क्या करना है, किसी दिन मॉर्निंग में उठो, जैसे आज बात कर ली, कल ही उठो, मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में, आज इवनिंग में आप लोग चले जाओ, इवनिंग में जाइए, 30 से 35 मिनट, इसको 40 से 45 भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, रनिंग, बहुत स्लो स्पीड में, जो आपकी मैक्सिमम स्लो स्पीड हो, एक ही जगह पे पैर क्यों ना गिराओ, धीमे धीमे एकदम, लेकिन एक 35 से 40 मिनट तक रुकना नहीं है, एक भी मिनट, ना किसी से बात करनी। इसको जब आप करोगे तो आपका क्या होगा, मसल्स थोड़े रिलैक्स होंगे, ऑक्सीजन आपको जो है ना O2 बहुत फ्रेश मिलेगी। और इसको फॉलो करना है आपको, या अगर ये नहीं कर पा रहे, कुछ लोग रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो 1 आवर की कंटिन्यूस वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि वॉकिंग करते टाइम कुछ लोग ईयरफोन में लग जाते हैं, फ़ोन पे लग जाते हैं, उनको लगता है ये मेनली फोकस के लिए हो रही। तो जब आप वॉकिंग कर रहे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो आपको मेंटली जो होता है ना फ्रेश हो जाते हो। अगर आप बातों में लगे रहते हो आपको पता ही नहीं चलता है, ये फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, मेंटल वर्क के लिए काम हो रहा है। तो ये ध्यान रखो, फ्री रखो, और इसको फॉलोड बाई, मतलब इसके जस्ट बाद आपको ये करना है। ये नहीं करोगे तो सिर्फ ये फिजिकल वर्क होके रह जाएगा पहला वाला। तो 15 से 20 मिनट का योगा प्लस मेडिटेशन। इसमें क्या करना, 2 चीज़ें, कपालभाति कर सकते हो और अनुलोम विलोम। ये 2 चीज़ें आप यूट्यूब पे देख लें, जिसको नहीं करनी आ रही, 20 मिनट तक। ये भी बहुत पेशेंस के साथ स्लोली करना है। जो बहुत स्पीड में, अगर यहाँ रनिंग आपने बहुत स्पीड में 10 मिनट भी कर दी, पहले नहीं करते आ रहे हैं ना, आप इतने थक जाओगे, 2 दिन तक पढ़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। और 40 से 45 मिनट जो सबसे स्लो स्पीड है उसमें की ना, तो आप एकदम नए क्यों ना हो, आपको कोई थकावट नहीं होगी। तो ये ध्यान रखो, ठीक। ये करना है आपको। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक ही दिन करोगे ना, 2 से 3 दिन तक आराम से माइंड फ्रेश रहेगा एक दिन करने से। बट मैं कहूँगा कि एक दिन ये कर लो, फिर हल्का सा वॉकिंग का रखोगे, 30 मिनट आप वॉक करोगे, और 15 से 20 मिनट योगा का। ये इससे टाइम बर्बाद नहीं होता। कुछ लोग इतने एडवांस होते हैं, उनको लगता है ये टाइम ख़राब करने से अच्छा हम यूटिलाइज कर लें, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि जब आपको लॉन्ग रेस में जाना है, जैसे वो कुल्हाड़ी वाला सुना है ना आपने, कि किसी को 2 व्यक्ति थे, उनको एक एक कुल्हाड़ी दी गई और उनको एक पेड़ काटने को बोला कि 6 आवर्स में आप पेड़ काटो। एक व्यक्ति तुरंत शुरू हो गया और उसने 6 घंटे में काट दिया। दूसरा व्यक्ति उठा, उसने कुल्हाड़ी की धार तेज की 2 घंटे तक,
2 घंटे तक कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहा और नेक्स्ट 2 आवर्स में उसने काट के पेड़ रख दिया। तो बस ये चीज़ करनी है। अब आ जाते हैं, खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो फूड क्वालिटी आपकी बहुत गुड होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ फ्रूट शामिल करो। ये चीज़ें इसलिए बता रहे, यूपीएससी लेवल की चीज़ें हैं। यूपीएससी का जब मेंस देने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, प्रीलिम्स देने जाते हो, तब ये चीज़ें लोग फॉलो करते हैं। अब चूंकि एग्जाम एन छोटा है, बट इसको फॉलो करो, क्या जाता है, टॉपर्स बनना है ना, टॉप करना है चीज़ें, तो मेहनत तो यहाँ पे भी उतनी ही लगनी है, कंपटीशन तो यहाँ पे भी वही है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो और एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे, क्या लॉस है। इनको फॉलो करके देखो, फिर देखो माइंड सेट कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये 2 चीज़ें आप एक नॉर्मल मात्रा में, ऐसा नहीं कि फ्रूट ही फ्रूट खा रहे हो, ये खाना है, इसको शामिल कर लो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। जो फैटी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें आप खा रहे हो, उनको एकदम हटा दो। फैटी में मतलब सबसे ज़्यादा घी खाते हैं यूपी के लोग, तो इनको हटाओ, ठीक है। ऑयली चीज़ें जो आप फ्राइड वगैरह खाते हो, पूड़ी वगैरह खाते हो, पराठे, इनको हटा दो पूरा। फास्ट फूड 10 दिन के लिए हटा दो। आपको क्या है, प्रोटीन वाला फूड खाना है मेनली। प्रोटीन वाला फूड खाएंगे आप, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, मेंटली भी आप वर्क करोगे और फिजिकली तो वर्क करोगे। ठीक, आगे आ जाते हैं, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लें। दूसरों से इस बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो लंबे टाइम तक 10 मिनट भी बात कर ली ना, आपकी एक तो एनर्जी जाती है, दूसरी चीज़ आपका फोकस पूरी तरह चला जाता है। बात करने से नेक्स्ट 10 डेज में एकदम बचो, शांत हो जाओ, मौन धारण कर लो, अपने पढ़ाई में खोए रहो। जब नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपने क्या पढ़ा उसमें खोए रहो, याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करो। 10 दिन तो कर सकते हो, इतना त्याग तो कर सकते हो यार, फिर ज़िंदगी बड़ी सही होगी। ठीक है, मोबाइल का यूज केवल किस चीज़ के लिए करना है, जो आप टेस्ट दे रहे होते हो उसके लिए और क्लास देखने के लिए, बस। इसके अतिरिक्त मोबाइल का यूज बिल्कुल ना करें। कुछ लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, इसको मान लेते हैं अरे करंट पढ़ रहे हैं, नहीं, करंट आपसे रिलेटेड हो वो पढ़ो तो चलता है। न्यूज़ देखना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। हमारे साथ एक व्यक्ति था, MBBS की तैयारी कर रहा था, जब हम IIT की तैयारी कर रहे थे, तो वो व्यक्ति क्या करता था, वो पूरे 1 साल तक बहुत मेहनती था, बट थोड़ा होता है ना, किसी की स्पीड स्लो होती है, तो इतना मेहनती, उसके पास ना मोबाइल था उस टाइम, और जबकि हम सबसे सीनियर था, ना मोबाइल था, ना कुछ चीज़ें का, सिर्फ पढ़ता था, 1 नंबर से रह जाता था। फाइनली 2 साल बाद 30 ईयर्स में उनका हो गया। तो वो क्या करते, जब एग्जाम दे के आते थे ना, फिर सबसे न्यूज़पेपर बटोरते थे, कम से कम नहीं तो 20 से 30 न्यूज़पेपर इकट्ठा करके फिर पढ़ते थे उसी नेक्स्ट 1 से 2 डेज में। उसके पहले पूरी साल भर ना ये व्यक्ति मोबाइल यूज करता था, ना पढ़ता था न्यूज़पेपर वगैरह, क्योंकि उनके काम की नहीं थी, करंट आता नहीं था। करंट जो आता है, मैगजीन मिल जाती है आपको, है ना, या जो ओरिएंटेड करंट है वो अलग चीज़ है। तो ना कोई वीडियो, ना कोई रील्स, ये सब में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। नेक्स्ट इतने दिन आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है। जो न्यू व्यक्ति हैं वो तो समझ लो, ये तो आपको करना ही करना है, जो न्यू ज्वाइनीज हैं या जिन्होंने अभी तैयारी, जैसे कल मेरे पास फोन आया, सर मैंने 2 दिन में आपके सारे वीडियोज देख डाले, 2 दिन में, और वैल्यू एडिशन में कुछ रह गए, वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करा दो, अब मुझे सिलेक्शन लेना है। कुछ व्यक्ति ऐसे आए कि सर 10 दिन में हो जाएगा, उन्होंने कल ज्वाइन किया। तो ऐसे व्यक्ति बहुत आ रहे हैं अभी, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर बहुत सारे पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हैं व्यक्ति। वो क्या बोल रहे हैं, यही चीज़ें बता रहे हैं। तो उनको यही बोलना चाह रहे हैं, लेट हुए आप, लेकिन जब दे रहे हो ना, अटेम्प्ट दे रहे हो तो 10 दिन में खुद को झोंक दो और एक एक्सपीरियंस देखो। हमें तो पूर्ण भरोसा है कि इतने में आप कर जाओगे। नहीं कर गए, आसपास गए, तो ये आपकी क्षमता कितनी बढ़ गई, आपको समझ में आ गया ना कि 10 दिन में आप किस लेवल तक जा सकते हो। तो जिस दिन आप इसको 10 को 20 कर दोगे, या कोई एग्जाम आएगा 2 मंथ पहले से लग जाओगे, तो आप कहाँ जाओगे। तो ये खुद की टेस्टिंग का भी समय है, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। नींद पूरी, ये वाली कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, इसको हमेशा पूरा लें, तभी पढ़ पाओगे आप, ठीक है। टेस्ट का मैक्सिमम, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, इसका मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें, 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि बार बार बोलना होता है, फिर से बोलूँगा कि डेली टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हो रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 से शुरू हुए थे, इस टाइम कल आपका टॉपिक नंबर 6 और 7 का हुआ है टेस्ट। हर टॉपिक पे हमारे पास कम से मिनिमम 150 क्वेश्चन तो हर टॉपिक पे होती हैं। समटाइम्स जैसे कल का टॉपिक था, कल के टॉपिक पे टॉपिक नंबर 7 पे 400 क्वेश्चन थे। सपोज करो इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आ गए 50 से 100, लेकिन 300 क्वेश्चन नए बन रहे हैं, तो कोई कॉर्नर ऐसा है जो बच रहा है उस टॉपिक का। टॉपिक तो बहुत छोटा है, 10 पेज का, क्वेश्चन हो गए 15 पेज के। अब सोचो, तो डेली टॉपिक वाइज MCQs टेस्ट हो रहे हैं। 15 तारीख से शुरू हुए थे, 27 तक हम इसको ख़त्म करेंगे। पर टॉपिक में इतने ऐसे, किसी में 150, 200, किसी में 250, 300 क्वेश्चन हैं, 400 एक टॉपिक में। एवरी कॉर्नर ऑफ ईच टॉपिक ये टच हो रहा है वहाँ पे।
जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीलिंग सुनो, वो बोलते हैं सर यहाँ से अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, अभी तक तो लग रहा था सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, अब बोले कोई भी पॉइंट ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं से बचेगा। ठीक, टेस्ट के पहले निर्धारित टॉपिक्स को हर जगह से रिवाइज, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है ये तो कर ही लेंगे, पहले अपनी चीज़ें फॉलो कर लें, उनकी स्मार्टनेस रहने दो। जो लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ से चीज़ें, उनको बोलूँगा कि जिस चीज़ का आपका टेस्ट हो रहा है उसको जरूर फॉलो करें, उस दिन उसको इतने बेस्ट तरीके से रिवीजन करें कि आपकी रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन प्लस और जो आपके पास सोर्स हैं, तब ये दो तो करने ही करने हैं, उससे रिवाइज करके बैठें, शाम में टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं, टेस्ट बहुत ध्यान से दें, एक एक क्वेश्चन को पढ़ के दें। देने के बाद जब आंसर की आती है उससे खुद के इवेल्युएशन करें, मिलाएं। जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं आपके या जिनमें आपने गैस किया था लेकिन वो सही हो गए, तो वो भी क्योंकि आ नहीं रहे थे आपको, तो इनको क्या करना है, मार्क कर लेना है, एक पेज पे लिख लेना उनके क्वेश्चन नंबर, और बाद में उन क्वेश्चंस को क्या करना है, फिर से लिख के एक पेज पे उनके आंसर समेत आपको टॉपिक से अटैच कर लेना है और रात में सोने से पहले इसको रिवीजन कर लेना है, जिससे वो क्वेश्चंस याद हो जाएं आपको डायरेक्ट। ठीक, जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उन पे बेवजह टाइम बर्बाद ना करें। इन पे मैंने बोला है कि 21 को आपका पहला वीडियो आ जाएगा, सारे डाउट्स ऑलमोस्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे, फिर भी ज़रूरत होगी तो एक डाउट वीडियो और आ जाएगा। इन पे बेवजह टाइम इसलिए बर्बाद मत करें, कुछ टाइम लगा लें, सर्च कर लें, अगर आसानी से मिल गया, दूसरों से पूछने से मत जाओ, दूसरा अगर सही बताएगा भी तब भी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, तो सिंपल सा है कि आप उसको लिख के रख लो, जब आपसे मांगा जाएगा कि डाउटफुल क्वेश्चन क्या है आप उस जगह भेज देना, उस पर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक अगर टेस्ट पेपर हो तो भी उसमें 4-5 ही रहते हैं, टोटल 4-5 ये रिपीट होके आते हैं, तो टोटल मुझे लगता है 25 से 30 मार्केट में डाउटफुल क्वेश्चंस घूम रहे हैं, वही हर जगह चलते हैं, उस पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो पेड ग्रुप की जानकारी है वो दे देते हैं पहले, कि किसी को भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो पेड ग्रुप की ये सारी डिटेल है, फीस है 199। यहाँ पे आपको क्या सारी पीडीएफ्स वैल्यू एडिशन की भी और रेगुलर क्लास की एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी 26 टॉपिक्स की। इसके बाद 3 प्रकार के टेस्ट हमने लिए हैं, एक यूपीएससी लेवल के प्रैक्टिस टेस्ट लिए हैं, इनको हम सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराया है। इससे क्या होगा, आपकी समझ बहुत अच्छे दर्जे की विकसित हो जाएगी, इन टेस्ट को लगा लोगे और सॉल्यूशन पढ़ लोगे इनका। फिर यूपी लेवल के भी 2 से 3 टेस्ट हुए हैं, फुल टेस्ट, बाकी जगह 100 नंबर्स के होते हैं या आपका पेपर भी आएगा, हमने इसको 120 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया है, ये प्लस इनकी आंसर की आपको मिल जाएगी। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है हमारा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट चल रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट में 7 टॉपिक तक हो गए। हाँ, ये सारी चीज़ें जो आएंगे ज्वाइन करेंगे उनको पुरानी चीज़ें भी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन ये नंबर है 8586982085, इस पर फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं। जिसके पास फ़ोनपे पेटीएम नहीं है वो यूपीआई आईडी उसको मिल जाएगी या क्यूआर कोड मिल जाएगा। फ़ोनपे पेटीएम करके इस नंबर पे आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजने हैं। अगर कोई क्वेरीज आती है, स्क्रीनशॉट भेजने में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो 8586982085। ये तो हो गई डिटेल, और बाकी किसी को और डिटेल चाहिए तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रहता है जिसमें पेड ग्रुप की जानकारी रहती है। ये देखो, जो लोग अभी लेटेस्ट जुड़े हैं वो इस तरीके 17 अप्रैल को ये जुड़े थे स्टूडेंट। ठीक है, ये गर्ल स्टूडेंट है, तो बोल रही थी कि सर जब मैंने पहली बार वीडियो देखा आपका यूट्यूब पर तो आपका टीचिंग मेथड इफेक्टिव लगा, देर से ही सही। ये सबको अफसोस हो रहा है कि वो देर से जुड़े हैं लेकिन कम दिन ही रहे हैं, बट आई बिलीव मेरा यहाँ से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं, जितने आप टॉप क्लासेज बोल रहे हैं ना, जिनकी फीस 2600 वाले हैं, 4000 वाले हैं, कुछ और हैं, जितने हैं, ये कोई भी स्टूडेंट, कम से कम 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने 2 से 3 जगह का पेड कोर्स ले रखा था, क्योंकि नेम के पीछे भागते हैं लोग। अब उन्होंने लेके रखा था, पढ़ा 1 से 1.5 महीने तक वो वहीं पढ़ते रहे। जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं, जो हाल फिलहाल में स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, अब उनको लग रहा है वो टाइम उनका खराब हो गया, क्योंकि कोई भी टॉपिक की उनको प्रॉपर समझ नहीं बनी है कि एक समझ बन जाए टॉपिक के बारे में ओवरऑल। उन्होंने याद किया, चीज़ें याद हैं लेकिन समझ नहीं बनी, तो अब उनको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। जब वो यहाँ से जुड़े तो पहले तो वो सोच रहे थे कि ये भी मटेरियल वो भी ज़्यादा ना हो जाए, अब उन्होंने फिक्स हो गए यहाँ पे कि नहीं, उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ से यानी लेट हो गए, बट अगर मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये सब लोगों की खुद की फीलिंग्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आ जाते हैं मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान में क्या आता है, विशेष ध्यान में आता है आप एक एक्स्ट्रा रिवीजन इन टॉपिक को दे सकते हो।
थोड़ा सा ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं पे रहोगे, ये गलती मत कर देना कि केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ोगे, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन आपका सिर्फ वो क्वेश्चन कराएंगे या वो टॉपिक कराएंगे जहाँ से एक एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फाइनल फाइट यहाँ होती है, जो लोग छोड़ देते हैं वहाँ पे अगर आप उनको कैच कर लिया तो वही आपको 5 से 10 नंबर का मार्जिन दिला देते हैं। तो कुछ टॉपिक्स का काफ़ी स्कोप है, इन टॉपिक्स को एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो, एक एक्स्ट्रा रिवीजन दे सकते हो। क्या करना है आपको एक्स्ट्रा रिवीजन में, एक मिनट, जैसे 3rd नंबर का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, आरक्षित वन और संरक्षित वन, ठीक है। तो आरक्षित वन और संरक्षित वन का ही पार्ट राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, पक्षी विहार आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाते हैं, इसके बाद आपका बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं। ये सब इसी आरक्षित और संरक्षित वन या क्षेत्र में सारे आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल दोनों को देखो आप तो कॉमन है, एक कॉमन सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक्स्ट्रा टाइम देना। इको सेंसिटिव जोन और इकोसिस्टम ये दोनों एक दूसरे की पार्ट है, रिलेटेड है। ये सबसे ज़्यादा स्कोप इसका कॉन्सेप्चुअल, जो अगर यूपी SSSC ने सोच लिया कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने हैं, कॉन्सेप्ट आधारित, स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है, क्योंकि मटेरियल यूपी SSSC के पास भी नहीं है, ये ध्यान रखना। यूपी SSSC के पास क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स है नहीं, इतने बड़े एक्सपर्ट तो ये बैठे नहीं कि कोई बुक बना नहीं पाया, ये लोग क्वेश्चंस बना देंगे, ये ध्यान रखना। आज जो मैं बात कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना कि यूपी SSSC के पास जो टीम है वो जीएस की रटी रटाई चीज़ों में तो क्वेश्चंस बना नहीं पाते हैं, बड़े ही मतलब जो होते हैं ना बहुत निम्न स्तरीय क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें भी रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ तो इन्होंने नया सारा सिलेबस दिया है, ये कहाँ से उस लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हो सकता है कि इनके पास भी वही क्वेश्चन हों जो UPSC लेवल के हों, यूपी PCS लेवल के क्वेश्चन हों, या और भी जो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हों, खासतौर से उन टॉपिक्स के जो आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं, जो जिसका मटेरियल हर जगह है। तो फिर वो इस टॉपिक पे बहुत जोर दे सकते हैं, इकोसिस्टम, इकोटोन और इको सेंसिटिव जोन। तो इसको बहुत ध्यान से रखना, ये आपके दोनों एक दूसरे से अटैचेड हैं, तो इस पे आ जा सकते। हाथी और टाइगर रिजर्व, ये भी आपका संरक्षित क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र का ही क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, ठीक। इससे अब अगर वो फॉरेस्ट्री पे जाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टॉपिक 8, जिसमें सारे अधिनियम है, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ये अधिनियम से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बन सकते हैं अगर फॉरेस्ट्री वाला डिपार्टमेंट देखो। एक बंदर होगा कि अधिकार और कर्तव्य, इन दो से आपके फिर से आ जाते हैं। जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है आज का, देश में या दुनिया में सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है, वो जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27। इस पे अगर आप यूपीएससी का देखोगे करंट का, तो यूपीएससी के करंट पे भी इस पे जो है 40% करंट बनता है, जो PT 365 बनती है विजन की किसी की, तो 40% जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कोप वाला टॉपिक है। ये हो गया इको सिस्टम वाला, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया, और ये आपका डायनामिक जो चेंज होता रहता है। तो यहाँ से स्कोप है, जैसा मैंने पहले बोला, इनके पास ऐसी टीमें नहीं है कि जो टॉपिक्स है ही नहीं मार्केट में, जिसका कंटेंट नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए, तो वहाँ से ये लोग क्या बनाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे। अगर इन्होंने सोच लिया थोड़े से टफ क्वेश्चन रखने हैं, हार्ड रखने हैं, और चीज़ें थोड़ी सी अपनी बेहतर हों, तो फिर ये कहाँ चले जाएंगे, इन टॉपिक्स पे चले जाएंगे। अगला बंदर होगा कि अधिकार एवं कर्तव्य, यहाँ से बनेंगे। मृदा, हाँ, ये दो टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मृदा और एग्रीकल्चर। किस फसल के लिए कौन सी मृदा की ज़रूरत होती है, इस पर 2 फाइनल टच वीडियो आ चुके हैं बहुत डिटेल में। जो आप लोगों ने नहीं देखे, लास्ट के 2 वीडियो देखो, ये दोनों आपके टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, हर टाइप की मृदा उसमें। इस पर लोग अभी भी वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। देखो, वैल्यू एडिशन इस पर लाने का कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू एडिशन सिर्फ आपको 1 लाइनर्स देने हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मिल चुका है ऑलरेडी। 1 लाइनर्स आप MCQs भी कर रहे हो पर डे 300 से 400। इस टॉपिक पे भी हमारे पास 1 लाइनर्स 300 से 400 से ज़्यादा है, सिर्फ 26 नंबर। तो वही मैं सोच रहा हूँ, अगर वो 1 लाइनर्स देंगे तो बल्कि ना हो जाए आप लोग को, इसलिए हम फाइनल टच लेके आ गए। फिर भी देखेंगे कुछ और देना है तो हम इस पर दे देंगे। अब तो आप ये करो कि बस केवल रिवीजन पे फोकस करो। तो ये टॉपिक भी आपके बहुत ज़्यादा यील्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में ही एक समझो सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस पे और मृदा पे, ये सारे हो गए मोस्ट यील्डिंग टॉपिक। कुछ आपके अगर टफ हैं तो वन बंदोबस्त हो गया, वन भूमि का
राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, इनसे क्वेश्चन जो टफ अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बनाएंगे ये लोग। अब जो आपको बोला था कि रॉन्ग और करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे पहला वीडियो आपका आ जाएगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को पहला जो भी आप लोगों ने डाउट्स भेजे हैं श्रुति के पास वो मैं लेके क्वेश्चंस और उन पर कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट आपके डाउट क्लियर, लेकिन जेन्यून जो डाउट होंगे, पता चले क्लास में जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट लिखी हैं कोई डाउट ही नहीं, चूंकि आपने पढ़ी नहीं है तो आपके माइंड में डाउट है, तो आपको मैं रेफर कर दूंगा कि आप पहले क्लास ए वाला वीडियो देखो। जो जेन्यून डाउट्स होंगे कि क्लास पढ़ने के बाद भी डाउट्स दूर नहीं हुए या कुछ रॉन्ग फैक्ट्स थे उसमें या जगह जगह कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना दिए जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए हो बाकी जगह, तो वो हम सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दें। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।